हेलो एवरीवन। मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने एक न्यू वीडियो लेकर। इससे पहले हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा था वो क्लास 6 का चैप्टर 1 पढ़ा था। ओके, हम चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं। ये साइंस का बुक चल रहा है क्लास 6 का, और इसी तरह से चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम टोटल चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, पहले हिंदी मीडियम से एनसीईआरटी को, देन आफ्टर फिर हम इंग्लिश मीडियम पढ़ेंगे। ऐसे इंग्लिश मीडियम का भी एक कोर्स चल रहा है हम लोगों का, वो चल रहा है क्लास 9 का। वो कौन सा है? ज्योग्राफी का। तो प्लीज़ उस वीडियो को भी आप लोग देखिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको आप कवर कर सकते हैं। और इस सबका प्लेलिस्ट आपको बना हुआ है, तो आप आराम से प्लेलिस्ट से कवर कर सकते हैं, आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। चलिए, तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे वस्तुओं के समूह बनाना। वस्तुओं से किस प्रकार समूह बनता है, उसको यूज़ हम कैसे करते हैं, जैसे प्लास्टिक बनाना, ये सब बनाना। तो आप उसको यहाँ पर पढ़ेंगे, काफ़ी इजी चैप्टर, और यहाँ से कुछ एक दो पॉइंट के क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिल जाते हैं। और यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन तो बनते नहीं हैं, बट इससे पहले वाला चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ये चैप्टर नॉर्मली इंपॉर्टेंट है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हम देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से बन जाते हैं। और ये हमारा एक रेगुलर सीरीज रहेगा, तो आपको ये ज़्यादा बेनिफिट होगा। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। मैं इसको जूम कर लेता हूँ। चलिए चलिए चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुएं। ओके, हम इसको स्टडी करने जा रहे हैं। हमने देखा है कि हमारे भोजन तथा वस्त्रों में बहुत अधिक विविधता है। हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती हैं। हम अपने चारों ओर कुर्सियाँ, बैलगाड़ी, साइकिलों, खाना पकाने बर्तन, पुस्तक, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर इत्यादि को देखते हैं। कहने का ये मतलब बोल रहा है एनसीईआरटी कि हम बहुत सारे अपने जीवन में जीवित वस्तु से घिरे हुए हैं, उनमें बहुत ज़्यादा विविधता है, अंतर है। जितने भी वस्तुएं हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है, बर्तन हो गया, पुस्तक हो गया, वस्त्र हो गया, खिलौने, जल, पत्थर तथा अन्य वस्तुएं बहुत सी हैं। सब में क्या है? आपस में विविधता है, सब अलग अलग प्रकार के हैं। ठीक है, इन सभी वस्तुओं की आकृतियाँ, रंग तथा गुण भिन्न भिन्न होते हैं। अब जो भी वस्तुएं अलग अलग हैं, तो उनके गुण, रंग, उनके डिज़ाइन सब क्या होंगे? अंतर होंगे। ओके, अपने चारों ओर देखिए तथा गोल आकृति की वस्तुएं पहचानिए। हमारी इस सूची में विभिन्न प्रकार की गेंद, जैसे रबर की गेंद, फुटबॉल तथा कंचे सम्मिलित हो सकते हैं। यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुओं को भी सम्मिलित कर लें, तो इसमें सेब, संतरे तथा घड़े जैसे वस्तुओं को भी रखा जा सकता है। कह रहा है कि हम इसमें अगर जितने गोल वस्तुएं होते हैं ना, फुटबॉल के तरह होते हैं, उनको भी सम्मिलित कर लेते हैं, जैसे फल फ्रूट भी आ जाएंगे जो जो गोल होते हैं। सेब हो गए, संतरे हो गए, घड़े हो गए, इन सब चीज़ों को भी शामिल किया जा सकता है। इंट्रोडक्शन है और कुछ नहीं है। ओके, देखिए हमारे चारों ओर की वस्तुएं यहाँ आप देख सकते हैं। जैसे आप लोगों ने ये मोबाइल कभी ना कभी तो चलाया होगा, जो छोटे बच्चे उन्होंने तो खैर नहीं देखा होगा, तो वो एंड्रॉयड मोबाइल देखते हैं। कैसेट है ये, है ना। यहाँ पर कुछ खिलौना वगैरह है, पर जो स्टेवन बॉक्स होता है वो है। तो आप ये देख सकते हैं हमारे चारों ओर की वस्तुएं। आइए ऊपर देखें। मान लीजिए हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं। बाल्टियाँ, लंच बॉक्स, खिलौने, जल पात्र, पाइप जो नालियाँ की होती हैं, तथा इसी प्रकार की बहुत सी वस्तुओं को इस समूह में स्थान मिल सकता है। अतः वस्तुओं के समूह बनाने के बहुत से ढंग हैं। उपयुक्त उदाहरण में हमने वस्तुओं को समूहों में उनकी आकृतियों तथा जिस पदार्थ से वे बने हैं के आधार पर बांटे हैं। कह रहा है कि हम लोग जो भी वस्तुओं को देखते हैं ना, वो उसको कुछ मतलब उसके आकार पर, बनावटी डिज़ाइन पर, इन सब चीज़ों में कुछ बांटा गया है। आइए यहाँ से हम लोग देखते हैं, और चैप्टर यहाँ से थोड़े अच्छे से स्टार्ट होते हैं। वहाँ पर तो इंट्रोडक्शन था। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती हैं। वे पदार्थ कांच हो सकती है, धातु हो सकती है, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख तथा मृदा हो सकते हैं। क्या आप पदार्थों के और अधिक उदाहरणों के विषय में विचार कर सकते हैं? चलिए आप विचार कीजिएगा। क्रियाकलाप है, देखिए क्रियाकलाप आप लोग कर लिया कीजिएगा, बट मैं थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ। आप लोग बच्चे तो रहे नहीं, आप बड़े हो गए हैं, यूपीएससी बीपीएससी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्रियाकलाप तो करना उचित नहीं है, बट देख लेते हैं फिर भी। आइए अब हम अपने चारों ओर से जितनी संभव हो सके उतनी वस्तुएं एकत्र करते हैं। हमें से प्रत्येक अपने घर से प्रतिदिन उपयोग होने वाली एक वस्तु ला सकता है, तथा कुछ वस्तुएं कक्षा के कमरे में से अथवा विद्यालय के बाहर से एकत्र कर सकता है। हमारे इस संग्रह में हमारे पास क्या होगा? चौक होगा, पेंसिल होगा, नोटबुक होगा, रबड़ होगा, डस्टर होगा, यानी कि हथौड़ा हो सकता है, कील, साबुन, पहिया, है ना, बैट, बल्ला, माचिस के डिब्बे, नमक एवं आलू, ये सब हो सकते हैं। हम वस्तुओं की एक ऐसी सूची भी बना सकते हैं जिनके बारे में हम केवल सोच ही सकते हैं, कक्षा के कमरे में ला नहीं सकते। उदाहरण के लिए दीवार, वृक्ष, दरवाजे, ट्रैक्टर, सड़कें इत्यादि।
है, बस क्रियाकलाप में बता रहा है कि आप अगर छोटे बच्चे हो तो ऐसा कर सकते हैं, बट आप बड़े हो गए हैं ऐसा ना कीजिएगा, वरना घर वाले बोलेंगे कि आप छोटे बच्चे ही रह चुके हो, बड़े नहीं बन रहे हो। खैर यहाँ आइए। इस संग्रह से उन सभी वस्तुओं को पृथक कीजिए जो कागज अथवा लकड़ी से बनी है। इस प्रकार आप सभी वस्तुओं को दो समूहों में बांट सकते हैं। इनमें एक समूह की सभी वस्तुएं कागज अथवा लकड़ी से बनी हैं तथा दूसरे समूह की वस्तुएं इन पदार्थों से नहीं ही बनी हैं। इसी प्रकार हम खाना पकाने में उपयोग होने वाले वस्तुओं को पृथक कर सकते हैं। आइए अब हम कुछ अधिक योजनाबद्ध होते हैं। एकत्र की गई सभी वस्तुओं की सारणी 2.1 में सूची बनाइए। प्रत्येक वस्तु जिन जिन पदार्थों से बनी है उनको पहचानने का प्रयास कीजिए। इतनी लंबी सारणी बनाना जिसमें जितनी वस्तुएं संभव हैं उन सभी के बारे में सूचना एकत्र करके लिखना एक कौतुक हो सकता है। एकत्र की गई वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं के पदार्थों के बारे में पता लगाना कठिन कार्य प्रतीत हो सकता है। ऐसे प्रकरणों में पदार्थों की पहचान के लिए अपने मित्रों, शिक्षक तथा अभिभावकों से विचार विमर्श कीजिए। कह रहा है कि अब एक सूची बनाने के लिए कह रहा है, ये भी एक क्रियाकलाप ही है कि आप सूची बनाओ, एक बड़ा सा ऐसा लिस्ट बनाओ, उसमें लिखो सभी वस्तुओं को। तो कह रहा है कि इतना ज़्यादा एकत्र किए गए वस्तुओं को बाद में बनाना, सूची बनाकर उसको डिज़ाइन करना, ये सब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ऐसा काम ना कीजिएगा, बस समझने के लिए है। मैं इसलिए पढ़ा देता हूँ ताकि ऐसा लगे ना आपको कि मैं कुछ छोड़कर आगे बढ़ रहा हूँ, बाकी इसके आगे कुछ इंपॉर्टेंट आएंगे। अब देखिए सारणी 2.2 में कुछ सामान्य पदार्थों की सूची दी गई है। इनके अतिरिक्त अपनी जानकारी के और अधिक पदार्थ आप इस सारणी के कॉलम 1 में जोड़ सकते हैं। ठीक है, आइए यहाँ पर दिया गया है, जैसे प्लेट है जो पदार्थ से बनी हुई, जैसे इस्पात से बनी हुई, कांच, प्लास्टिक, अन्य कोई पेन है प्लास्टिक धातु से बनी हुई, तो आप इसको मत कीजिएगा, इतने भी आप बच्चे नहीं रहे जो अब आप ये देखोगे किस चीज़ से बना है, वो तो आप जानते ही हैं। आइए यहाँ से देखते हैं इन सब सारणियों में से हमें क्या पता चलता है। पहले हमने वस्तुओं को कई ढंग से समूहों में रखा। इसके पश्चात हमने यह पाया कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं विभिन्न पदार्थों से बनी हैं। कई बार तो कोई एक वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है, तो ऐसा भी होता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थों से बनी हो सकती है। फिर एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं बनाई जा सकती है। यह कैसे निश्चित किया जा सकता है? कह रहा है कि अब जैसे आप पदार्थ देखोगे ना, तो वो कई बार होता है कि एक ही पदार्थ से बनी है। जैसे एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ, आप बर्तन देखो, आजकल फाइबर के बर्तन आते हैं, फाइबर से कुर्सी भी बनता है, सेम पदार्थ हो गया दोनों। जैसे प्लास्टिक, प्लास्टिक का यूज़ करते हो आप किस में? इलेक्ट्रिसिटी में, बटन वगैरह बनाने में, स्विच बनाने में। प्लास्टिक का यूज़ आप बहुत सारी चीज़ों में और भी करते हो, तो यही चीज़ बता रहा है। ठीक है, और देखो कह रहा है समान पदार्थ से बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं। तो यहाँ पर देखिए वैसा ही एग्जाम्पल था, लकड़ी से क्या क्या बन सकता है? कुर्सी बन सकता है, मेज, हल, बैलगाड़ी और इस पहिए वगैरह बन सकते हैं। पहले ज़माने में पहिए बनते थे, आज भी बैलगाड़ी के पहिए बनते हैं। तो आप इन सब चीज़ों को देख सकते हो। चमड़ा से क्या क्या बनेगा आप देखना, जूता, चप्पल, ये सब सेम हो गया। तो आप इसको क्रियाकलाप कर लीजिएगा, करने का मन हो तो बचपना याद आ जाएगा। ठीक है चलिए आगे देखते हैं। आइए यहाँ देखते हैं पदार्थों के गुण से। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जा सकता? भाई आप ये सोचे हो कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनता है? आखिर प्लास्टिक का, स्टील का, लोहा का, कांच का, शीशा का, इसका ही क्यों बनता है? यह ध्यान में रखिए कि हम ग्लास का उपयोग सामान्यतः द्रवों को रखने के लिए करते हैं। इसीलिए अब यदि हम कपड़े का गिलास बनाएं तो क्या हमारा यह कार्य काफ़ी हाथ से प्रतीत नहीं होगा? एनसीईआरटी खुद आपको जवाब दे रहा है कि अगर आप कपड़े का ग्लास बनाइएगा तो उसमें पानी कैसे रखिएगा? भाई गिलास का मेन यूज़ क्या है? पानी रखना। और पानी जब आपको रखना है तो उसमें पानी ठहरना भी चाहिए ना। अब कपड़े का बनाओगे तो पानी ठहरेगा ही नहीं, वो तो नीचे गिर जाएगा। मान लीजिए गिलास है, पानी आपने डाला, ये सब नीचे गिर गया तो नहीं ठहरेगा। ठीक है, ग्लास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक, धातु अथवा कोई ऐसा पदार्थ चाहिए जो जल को रोक सकता है। इसी प्रकार खाना पकाने वाले पात्र बनाने के लिए कागज़ का उपयोग करना भी बुद्धिमानी का कार्य नहीं हो सकता है। कागज़ से बनाओगे तो वो जल ही जाएगा, गर्म गर्म खाना रखोगे तो ख़राब हो जाएगा। ओके, तो हम यह देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना चाहिए, यानी कि जो वस्तु को आप जैसे बनाओगे वैसा चयन होना चाहिए। देखिए कपड़े का गिलास उपयोग कर रही हैं ये महिला, ये बच्ची, और बेचारे का क्या हो रहा है, पानी ऊपर डाले नीचे गिर रहा है ना। फिर भी थोड़ा सा पानी इसमें भर गया है, देखो थोड़ा सा है ना, दिख रहा है, थोड़ा सा भर गया है ना, अच्छा कपड़ा होगा खैर आगे चलिए। अतः पदार्थों के वह सब गुण क्या है जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं? नीचे कुछ गुणों को विवेचना की गई है। चलिए यहाँ आइए आगे देखते हैं। अब आइए दिखावट।
पदार्थ प्रायः एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है। लोहा तांबे अथवा एल्युमिनियम से विभिन्न भिन्न दिखाई देता है, परंतु फिर भी लोहे, तांबे तथा एल्युमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती हैं जो लकड़ी में नहीं पाई जाती हैं। मतलब कह रहा है पदार्थ जो होते हैं वो अलग अलग तरीक़ा के दिखते हैं। मतलब जैसे अगर लकड़ी का गुद्दा देख लोगे तो अलग दिखेगा, लोहा का रॉड देखोगे तो अलग दिखेगा, दोनों में कुछ अंतर देखने को मिल सकती है। ठीक है। क्रियाकलाप देखिए यहाँ पर दे रहा है, विभिन्न पदार्थों गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्युमिनियम के शीट और चाक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्र कीजिए। क्या इनमें से कोई चमकीली दिखाई पड़ती है? कह रहा है यहाँ पर चमकीले पदार्थों के एक समूह में पृथक कीजिए। अब जैसे ही आपके शिक्षक प्रत्येक पदार्थ को दो भागों में काटें, ताजे कटे पृष्ठों को ध्यान से देखिए। आपने क्या पाया? क्या इन पदार्थों में से कुछ के ताजे कटे पृष्ठ चमकीले हैं? इन वस्तुओं को भी चमकीली पदार्थों के समूह में सम्मिलित कीजिए। मतलब कह रहा है कि आप पदार्थों का एक टुकड़ा, बहुत सारे पदार्थ को लो, देखो कौन पदार्थ चमकीले हैं कौन चमकीले नहीं हैं, उन सबको अलग अलग करके रख लीजिए। क्रियाकलाप है, बस इसी तरह बता रहा है आपको। क्या आप अन्य पदार्थों में इसी प्रकार के कोई चमक अथवा धोती देखते हैं? जैसे भी संभव हो सके किसी भी ढंग से इन्हें काटिए। ऐसा आप कक्षा में जितने भी पदार्थों के साथ कर सकते हैं कीजिए और धोतीवान तथा धोतीहीन पदार्थों की सूची बनाइए। धोतीहीन मतलब होता है इसमें चमक होती है, धोतीवान धोतीहीन होता है इसमें चमक नहीं होती है। काटने के स्थान पर आप पदार्थों के पृष्ठों को रेगमाल से, मतलब रेगमाल से रगड़ कर यह देख सकते हैं कि वे धोतीवान अथवा है या नहीं। मतलब कह रहा है कि आप कोई जैसे लोहा होते हैं ना, बहुत बार जंग लग जाते हैं, उसको साफ करके देखिए वो चमक रहे हैं कि नहीं चमक रहे हैं। बस एक बेसिक सा नॉलेज बता रहा है। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, पदार्थ जिनमें इस प्रकार की धुती होती है मतलब चमक होती है वे प्रायः धातु कहलाते हैं। तो याद रखिएगा जो मेटल होते हैं, मेटल में क्या होता है, अपनी चमक होती है। इस बात को नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को फ्रिक्वेंटली दिख जाते हैं। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा सोना धातुओं के उदाहरण हैं। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती है और धुतिहीन दिखाई देने लगती है। ऐसा उन पर वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है, इसीलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही धुति दिखाई देती है। अब जब आप किसी लोहार अथवा वर्कशॉप का भ्रमण करें तो धातु की छड़ों के ताजे कटे पृष्ठों को देखने का प्रयास करें और यह देखें कि इनमें धुति है अथवा नहीं है। कह रहा है कि देखिए बहुत सारे ऐसे मेटल होते हैं, धातु, जो क्या होता है ना कि लगातार ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, एयर के प्रेजेंट में, वाटर के प्रेजेंट में क्या करती है, अपनी चमक खो देती है। तो आप ये कह रहा है कि आप जाओगे तो कई बार देखना इस चीज़ को। ठीक है। अब ये कठोरता के आधार पर क्या देखते हैं, जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें से कुछ को दबाना कठिन होता है जबकि कुछ अन्य आसानी से संपृक्त हो जाते हैं। धातु की एक चाबी लीजिए तथा इससे लकड़ी, एल्युमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चौक, अन्य कोई पदार्थ अथवा वस्तु के पृष्ठों को खरोचने का प्रयास कीजिए। आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोच सकते हैं जबकि कुछ अन्य पदार्थ इतनी आसानी से नहीं खरोचा जा सकता है। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपृक्त किया अथवा खरोचा जा सकता है वे कोमल पदार्थ कहलाते हैं। मतलब जो पदार्थ ऐसा होगा जिसको आसानी से दबाया जा सकता है, खरोचा जा सकता है, तो वो कोमल है। जबकि अन्य पदार्थ जिनमें संपीड़न करना कठिन होता है वे कठोर पदार्थ कहलाते हैं। बस यहाँ पर यही बताया गया। उदाहरण के लिए अगर आप एग्जाम्पल देखो, रुई, रुई का अगर आप कोई बेडशीट लोगे तो उस पर आसानी से कूद सकते हो। अथवा स्पंज कोमल है जबकि लकड़ी कठोर है। अब बेडशीट आप बना दो किसका, लोहा का, है ना, लोहा का बेडशीट बना दो और इस पर अगर आप कूदोगे तो इससे क्या होगा कि आपको बहुत नुकसान होगा, हो सके तो डॉक्टर के यहाँ भी जाना पड़ सकता है। चलिए, दिखावट में पदार्थों में विभिन्न गुण हो सकते हैं जैसे धुती, कठोरता, रुक्ष, खुरदरा अथवा चिकना होना। क्या आप अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं जो किसी पदार्थ के दिखावट का वर्णन करते हैं? अब आप सोचिए, बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं, आप दिमाग लगाते रहो बैठ के। ठीक है, आइए, क्रियाकलाप है विलय अथवा अविलय, इसके बारे में क्रियाकलाप आप इसको देख ही लीजिए, मैं ही बता देता हूँ। चलिए देखते हैं। कुछ ठोस पदार्थ जैसे चीनी, नमक, चौक, पाउडर, बालू, रेत तथा लकड़ी के बुरादे के नमूने एकत्र कीजिए। कांच के 5 गिलास लीजिए। प्रत्येक गिलास के लगभग 2/3 भाग में जल भरिए। पहले गिलास में कुछ मात्रा में चम्मच भरकर चीनी, दूसरे में नमक अथवा इसी प्रकार शेष गिलासों में अन्य पदार्थ मिलाइए। प्रत्येक गिलास की अंत वस्तु को चम्मच से विलोड़ित कीजिए। धीरे धीरे हिलाइए। कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए। प्रक्षेपण कीजिए अथवा पता लगाइए जल में मिलाए गए पदार्थों का क्या होता है।
अपने प्रश्नों को सारणी 2.3 में दर्शाए अनुसार नोट कीजिए। मतलब कह रहा है कि कुछ गिलास लीजिए, पानी लीजिए, उसमें चीनी मिलाइए, किसी में नमक मिलाइए। उसके बाद देखिए कि क्या होता है। देखिए यहाँ पर दे रहा है बालू मिलाइएगा तो क्या होगा, नीचे आकर बैठ जाएगा, चीनी मिलाइएगा घुल जाएगा। बस यही चीज़ यहाँ पर बता रहा है क्या लुप्त होता है, क्या लुप्त नहीं होता है। देखिए यहाँ पर दे रहा है आपको सारणी में, देखो नमक मिलाओगे तो नमक क्या होगा, जल में पूर्णतः लुप्त हो जाएगा, गायब हो जाएगा। फिर बाद में नमक निकालने के लिए आपको वाष्पीकरण का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चीनी मिलाओगे लुप्त हो जाओगे, बालू मिलाओगे लुप्त नहीं होगा बल्कि ये दिखेगा अच्छे से, ठीक है। चौक या पाउडर मिलाओगे क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, लेकिन बाद में वो भी नीचे बैठ जाएगा बालू की तरह। लकड़ी का बुरादा है, बाद में नीचे बैठ जाएगा, लुप्त नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आप यह पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो गए, अर्थात घुल गए, विलीन हो गए। हम यह कह सकते हैं कि यह पदार्थ जल में विलय है, यानी कि क्या हो सकता है, इनका विलय हो सकता है, ये जल में मिश्रित हो सकते हैं। अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते हैं तथा काफ़ी समय तक गिलास में विलोड़ित करने पर भी जल में लुप्त नहीं होते हैं। ये पदार्थ जल में अविलय कहलाते हैं। यानी कि विलय पदार्थ कौन कहलाएगा, वैसा पदार्थ जो जल में मिश्रित हो जाता है। और अविलय पदार्थ कौन करेगा, जो जल में मिश्रित नहीं होता है बल्कि कितना भी मिलाने पर वो बाद में जब जल के नीचे जाकर बैठ जाता है, ठीक है। चूँकि जल बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकता है, इसीलिए हमारे शरीर के प्रकार्यों में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या द्रव भी जल में विलीन हो जाते हैं। अब इसको आप एक पॉइंट के रूप में देख सकते हैं, क्या द्रव जल में विलीन हो सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्रियाकलाप 5 को देखिए, ये भी क्या कह रहा है उसी के बारे में। सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल अथवा नारियल के तेल, मिट्टी का तेल अथवा अन्य किसी द्रव के नमूने एकत्र कीजिए। कांच का एक गिलास लीजिए, इसे आधा जल से भरिए। अब इस चम्मच भरकर कोई द्रव मिलाइए और भली भांति विलोड़ित कीजिए, मतलब उसको मिलाइए। इस 5 मिनट के लिए, इसे फिर 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। प्रक्षेपण कीजिए कि क्या यह द्रव जल के साथ मिश्रित हो जाता है। आपको यहाँ पर क्रियाकलाप दे रहा है कि मान लो आप कोई गिलास लो, इसमें मान लो आपने किरोसिन तेल मिला दिया, पेट्रोल मिला दिया, तेल मिला दिया, ऑयल पेट्रोल जो भी मिलाना है उसको मिला के देखिए क्या वो मतलब मिश्रित हो जाता है। अगर आपने बाइक चलाया होगा, अगर आप बाइक के शौकीन है, बाइक चलाते हो, तो आपने कभी ना कभी देखा होगा इस चीज़ को कि बरसात में अक्सर क्या होता है ना कि कई बार पेट्रोल में पानी चल जाते हैं। मतलब पेट्रोल है उसमें क्या पानी चल गया, किसमें, पेट्रोल में, है ना। तो अक्सर आप देखिएगा कि पेट्रोल जो होते हैं वो ऊपर चल जाता है, पानी क्या होता है नीचे आ जाता है। आप अक्सर इस बात को जान लीजिए, जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा, मतलब मान लीजिए जिसका डेंसिटी ज़्यादा है, मैं मिटाने से अच्छा कट कर देता हूँ, जिसका डेंसिटी ज़्यादा रहेगा ना वो क्या होगा, नीचे डूब जाएगा, मतलब पानी के नीचे चल जाएगा। जिसका डेंसिटी कम होगा वो ऊपर की ओर तैरने लगेगा। इस बात को याद रखिएगा। आगे आइए, यहाँ पर बताएगा जितने अधिक अन्य द्रव आपको उपलब्ध हो सके उन सभी के साथ प्रयोग करके दोहराइए। अब देखिए आगे क्या बताता है एनसीईआरटी। हम यह देखते हैं कि कुछ द्रव्य जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं, कुछ अन्य द्रव जल में मिश्रित नहीं होते, कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ देने पर अपनी पृथकता परत बना लेते हैं। मतलब कुछ तो ऐसे द्रव होंगे जो जल में जाकर मिल जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो नहीं मिलेंगे, बाकी वो ऊपर की ओर आ जाएंगे या नीचे की ओर जाकर बैठ जाएंगे। यहाँ पर भी कह रहा है कि आप इसको मिला सकते हैं। जैसे देखिए सिरका, सिरका क्या भली भांति मिश्रित होता है। नींबू का रस मिश्रित हो जाएगा। सरसों का तेल नहीं होगा, नारियल का तेल नहीं होगा। कितना भी मिलाइए ये बाद में ऊपर या नीचे की ओर आ जाएंगे। केरोसिन नहीं होगा। इसको आप क्रियाकलाप कर लीजिएगा। अब आता है बूझो। बूझो यह सुझाव देता है कि हमें यह भी जांच करनी चाहिए कि हमने क्रियाकलाप 5 में जिन द्रवों का उपयोग किया था क्या जल के अतिरिक्त किसी अन्य द्रव में भली भांति मिश्रित हो जाते हैं। मतलब वो कह रहा है कि आप केवल जल में ही चेक नहीं कीजिए बल्कि किसी अन्य जगह पर भी आप चेक करके देख सकते हैं क्या वहाँ पर वह मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। पहली यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या गैसें भी होते हैं जल में विलीन हो जाते हैं। मतलब जो गैस होता है क्या वो भी जल में मिल जाता है। अब देखिए गैस मिलते हैं कि नहीं मिलते, इसको हम लोग आगे देखते हैं। अब कह रहा है कुछ गैसें जल में विलय हैं जबकि अन्य नहीं है। सामान्यतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन होती है। उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतु एवं पादपों की उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कह रहा है यहाँ पर एनसीईआरटी एग्जाम्पल दे रहा है कि जो ऑक्सीजन गैस होता है वो जल में पूरी तरह से क्या है, विलीन है, यानी कि जल में घुल जाता है। और जो भी जल में रहने वाले प्राणी हैं जो जल के नीचे रहते हैं, मछली वगैरह, वो इसी ऑक्सीजन को लेकर ही जिंदा रहते हैं। अगर जल में ऑक्सीजन घुलनशील नहीं होता तो वो जीवित नहीं रह पाते हैं। व्हेल मछली की तरह उसे बाहर आना पड़ता सांस लेने के लिए। अब कह रहा वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। आइए यहाँ पर देखते हैं।
क्या कह रहा है? क्रियाकलाप 4 करते समय आपने यह ध्यान दिया होगा कि जल में अविलय ठोस जल से पृथक हो जाते हैं। क्रियाकलाप 5 में भी आपने कुछ द्रवों के साथ ऐसा ही देखा होगा। इनमें से कुछ पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं हो पाते, मतलब नहीं हो पाए, वे जल के पृष्ठ पर आकर तैरने लगे या देखिए लगे थे, अन्य डूबकर गिलास की तली में पहुंच गए थे। क्या यह सही नहीं है? यह सही नहीं है। हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें पदार्थ जल में तैरते रहते हैं अथवा डूब जाते हैं। किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्तियां व कंकड़ जो आप इसी तालाब में फेंक देते हैं, शहद की कुछ बूंदें जिन्हें आप गिलास के जल में डालते हैं, इन सब का क्या होता है? आप ही से एनसीईआरटी सवाल कर रहा है। मैंने जस्ट बताया था कि कुछ जिनका डेंसिटी ज़्यादा होगा वो क्या होगा? जिनका डेंसिटी ज़्यादा होगा वो डूब जाएगा, जिनका डेंसिटी कम होगा वो नहीं डूबेगा बल्कि तैरने लगेगा। बूझो, यह चाहता है कि आप उसे जल में तैरने वाले तथा जल में डूबने वाले पदार्थों के 5-5 उदाहरण दें। अन्य द्रवों जैसे तेल में से यही पदार्थ तैरते हैं अथवा डूब जाते हैं। इसे देखने के लिए आप इस प्रकार परीक्षण करें। बूझो कह रहा है कि आप परीक्षण करो, टेस्ट करके देखो, कुछ गिलास में पानी लाओ, तालाब में जाकर कुछ चीज़ों को फेंक कर देखो कौन डूबता है कौन नहीं डूबता है। अब ये पारदर्शिता देखते हैं वस्तुओं में। आपने लुका छिपी का खेल खेला होगा। उन स्थानों के बारे में विचार करिए जहां आप खेलते समय छिपना चाहेंगे ताकि आप दूसरों को दिखाई ना दे। पारदर्शिता क्या होता है? जो दिखाई देता है। आप लुका छिपी जब बचपन में खेलते होंगे, हाइड एंड सीक का गेम, तो वहाँ पर क्या होता है? आप वहाँ पर छिपते हैं ताकि आप दिखाई ना दे। दिखाई दे दोगे तो अगला आपको कर देगा धप्पा। होता है ना, बचपन में खेलते थे। ठीक है, तो आइए, आपने इन स्थानों को ही क्यों चुना? क्या आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया है? स्पष्ट रूप से नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर आपका मित्र शीशे से देखकर आपका पता लगा लेगा। ठीक है, उन पदार्थ अथवा सामग्री जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शिता कहते हैं। डिफिनेशन को नोट कर लीजिए। छोटे छोटे एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन बेसिकली दिख जाते हैं। कांच, जल, वायु तथा कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। पढ़ाया, दुकानदार बिस्कुट, मिठाइयाँ तथा अन्य खाद्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना अधिक पसंद करता है। और इसका पसंद करने का रीज़न क्या होता है? देखिए यहाँ पर चित्र क्या है, ताकि खरीदार इन चीज़ों को आसानी से देख सकें। यहाँ पर आपने अक्सर देखा होगा छोटे छोटे ऐसे दुकानों में कि यहाँ पर ऐसे चॉकलेट रख दिए जाते हैं, बिस्किट रख दिए जाते हैं, ताकि आप इसको देखो और इसको खरीदो, है ना। अगर आप नहीं देखोगे तो खरीदोगे कैसे? आपको कैसे पता होगा कि इस डब्बा के अंदर में क्या है? जब तक देखोगे नहीं, है ना, पूछना पड़ेगा आपको। ओके, इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ भी जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते, इन पदार्थों को अपारदर्शी कहा जाता है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको हम आसानी से नहीं देख सकते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? अपारदर्शी कहेंगे। आप यह नहीं बता सकते कि बंद लकड़ी के बॉक्स, गुत्ते के डब्बे अथवा धातु के पात्र के भीतर क्या रखा है। लकड़ी, गत्ता तथा धातु अपारदर्शी पदार्थों के कुछ उदाहरण हैं। आइए आगे देखते हैं। क्या अब हम यह समझते हैं कि हम बिना किसी भ्रांति के सभी पदार्थों एवं वस्तुओं को पारदर्शी अथवा अपारदर्शी में समूहित कर सकते हैं? आइए आगे देखते हैं। अब देखिए, कागज की एक शीट लीजिए और इससे होकर किसी प्रदीप्त बल्ब को देखिए। इस संबंध में आपने प्रक्षेपण नोट किया। अब कागज की शीट के बीच में 2-3 बूंद खाने का तेल या मक्खन डालकर इसे फैलाइए। कागज के उस भाग से जहां तेल फैला है प्रदीप्त बल्ब को दोबारा ध्यान से देखिए। अब आप क्या देखते हैं? क्या आप यह पाते हैं कि अब बल्ब हमें पहले की अपेक्षा अधिक स्पष्ट दिखाई देता है? परंतु क्या आप इस चिकने कागज से होकर प्रत्येक वस्तु को पूर्णतः स्पष्ट देख लेते हैं? कदाचित नहीं। ऐसे पदार्थ हैं जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, उसे पारभासी कहते हैं। मतलब मान लीजिए यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से बताया गया कि जहाँ पर मान लीजिए कोई वस्तु है जिससे आप देख रहे हैं लेकिन आपको वो स्पष्ट नहीं दिख रहा है लेकिन स्पष्ट नहीं, धुंधला दिख रहा है, तो वह कहलाता है पारभासी। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, कोई कागज़ लीजिए, उसमें तेल वगैरह गिरा दीजिए तो आपको देखना वो पारभासी की तरह हो जाता है, आपको दिखता है बट स्पष्ट नहीं दिखता है। कागज पर लगे उस तेलीय धब्बे को याद कीजिए जिसका उपयोग हमने खाद्य पदार्थों का वसा के लिए परीक्षण करने में किया था, वह भी पारभासी ही था। क्या आप पारभासी पदार्थों के कुछ और उदाहरण पर सोच विचार कर सकते हैं? आप सोच विचार कीजिएगा, करने की ज़रूरत नहीं है, अब आप बड़े हो गए हैं। राजू बच्चा नहीं रहा, राजू बड़ा हो गया है। ठीक है आइए, अतः हम पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी तथा पारभासी के रूप में समूहों में बांट सकते हैं। देखिए यहाँ दिखा रहा है। पहली
किसी अंधेरे वाले स्थान पर टॉर्च के कांच को हथेली से ढकने का सुझाव देती है। टॉर्च का स्विच ऑन करके हथेली के दूसरी ओर प्रक्षेपण कीजिए। वह यह जानना चाहती है कि क्या आपकी हथेली अपारदर्शी है, पारदर्शी अथवा पारभासी है। यहाँ पर देखिए जो ये कर रही है, आप लोग बचपन में किए होंगे कि टॉर्च को जलाकर हाथ में रखोगे तो ऐसे लाइट रेड कलर का दिखता होगा, है ना, राइट, हल्का रेड कलर का दिखता होगा। तो अब ये पूछ रही है कि क्या ये पारदर्शी है, अपारदर्शी है, पारभासी है, क्या है। अब इसको आप समझिए क्या है। आइए, हमने यह सीख लिया है कि पदार्थों की अपनी भिन्न दिखावट होती है तथा इनके जल अथवा अन्य द्रवों में मिश्रित होने के ढंग भिन्न भिन्न होते हैं। वे जल में तैर अथवा डूब सकते हैं अथवा पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी हो सकते हैं। पदार्थों का समूहन उनके गुणों में समानताओं अथवा विभिन्नताओं के आधार पर किया जा सकता है। कह रहा है कि हमने बहुत से पदार्थों को देखा, बहुत से उसके कैरेक्टर को देखा, गुण को देखा। तो अब हम उसके आगे पढ़ेंगे। मतलब थोड़ा सा टॉपिक अब खत्म ही हो गया, कुछ है नहीं। हमें पदार्थों को समूहों में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। दैनिक जीवन में हम प्रायः पदार्थों का समूहन अपनी सुविधा के लिए करते हैं। घर में हम अपनी वस्तुओं का भंडारण सामान्यतः इस प्रकार करते हैं कि एक जैसी वस्तुएं एक साथ रखी हो। इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा हम आसानी से उनका पता लगा सकते हैं। इस प्रकार की कोई पंसारी प्रायः सभी प्रकार के बिस्कुटों को अपनी दुकान के एक कोने में रखता है, सभी इस साबुनों को अन्य स्थान पर, जबकि अनाज तथा दालों का भंडारण किसी अन्य स्थान पर करते हैं। कह रहा है कि हम लोग वस्तुओं का इस्तेमाल क्यों करते हैं, अनेक जगहों पर, ऐसे जगहों पर रखते हैं जो एक सिटेबल स्थान हो, ये सब चीज़ बता रहा है। बेसिक नॉलेज है, आप इसको अच्छे से जानते होंगे, मेरे समझाने का मतलब कुछ है नहीं। इस प्रकार के समूहन के लाभप्रद होने का एक दूसरा कारण भी है। पदार्थों को इस प्रकार समूहन में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन तथा इन गुणों में किन्हीं भी पैटर्नों का अवलोकन करना सुविधाजनक बन जाता है। इसके विषय में और अधिक अध्ययन हम उच्च कक्षाओं में करेंगे। मतलब पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, इसके बारे में हम आगे चल के क्लास में बेहतर तरीके से स्टडी करेंगे। तो चैप्टर यहीं तक था। और यहाँ पर कुछ वर्ड है जैसे कठोर, अविलय, धुतिमय जो चमकीला होता है, पदार्थ, धातु, अपारदर्शी, रुक्ष यानी कि खुरदरा, विलय, पारभासी, पारदर्शी, इन सबको आप देख लीजिए। और ये कुछ हम लोगों ने जो पढ़ा है इसको आप पढ़ लीजिएगा। मैं जूम आउट कर देता हूँ। बाकी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं था, बट हम रेगुलर अच्छे से पढ़ेंगे, बेसिक तरीके से पढ़ेंगे तो हमें बेनिफिट होगा। और ये सब है, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, और नीचे क्वेश्चन आंसर है। ठीक है गाइस, तो फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए बाय। और चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब करें, आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं, बाय।